हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है 17 जनवरी 2024। तो स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है, WHO ने कैप वर्डे को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया है। क्यों न्यूज़ में है? WHO ने कैप वर्डे या कार्बो वर्डे एक आइलैंड कंट्री है जिसे अभी मलेरिया फ्री घोषित कर दिया है। इसी के साथ ही अफ्रीका का तीसरा देश बन गया है जिससे ये स्टेटस प्राप्त हुआ है। इससे पहले अफ्रीका के 2 देश थे जिसे ये स्टेटस दिया गया था, WHO के द्वारा मलेरिया फ्री का स्टेटस दिया गया था। ये तीसरा देश बन गया जिसे मलेरिया फ्री का स्टेटस दिया गया है। इससे पहले कौन कौन से देशों को मलेरिया फ्री का स्टेटस दिया गया WHO के द्वारा? इससे पहले WHO के द्वारा अफ्रीका के मॉरिशस और अल्जीरिया को ये स्टेटस दिया गया है। मलेरिया फ्री का स्टेटस अफ्रीका के 3 देशों को दिया गया। अभी दिया गया है कैप वर्डे को, जो कि एक आइलैंड कंट्री है, और इसके अलावा मॉरिशस और अल्जीरिया को भी ये स्टेटस पहले दिया गया था। और ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल अभी तक WHO ने 43 कंट्री यानी 43 देशों को 43 देशों को प्लस एक टेरिटरी 43 देशों को और एक टेरिटरी को मलेरिया फ्री का स्टेटस WHO द्वारा दिया गया। ओवरऑल 43 देश प्लस एक टेरिटरी को मलेरिया फ्री का स्टेटस WHO ऑलरेडी दे चुका है। अभी दिया है कैप वर्डे को, और इसके अलावा अफ्रीका के 2 देश मॉरिशस और अल्जीरिया को पहले ही दे चुका है मलेरिया फ्री का स्टेटस। तो अब कैप वर्डे, जिसे काबो वर्डे भी कहा जाता है, कैप वर्डे जिसे काबो वर्डे, तो इसके लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी लोकेशन के बारे में, कैप वर्डे या काबो वर्डे की लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी कैपिटल है वो पराई है। कैपिटल का नाम क्या है? पराई इसकी कैपिटल है। ठीक है, ये एक आइलैंड कंट्री है, बहुत सारे द्वीपों से मिलकर एक बना हुआ कंट्री है। कहाँ है ये? अफ्रीका में। तो अफ्रीका में तो कभी नहीं देखा गया, बट अब देखेंगे अफ्रीका में कहाँ है। ये देश रहा सेनेगल है। ठीक है, इस सेनेगल के वेस्ट में देखो, यहाँ पर ये द्वीप बना हुआ आइलैंड, ये है कैप वर्डे या काबो वर्डे। द्वीपी यानी कि आइलैंड कंट्री है, वोल्केनिक आइलैंड बने हुए उससे बना हुआ ये कंट्री है। कैप वर्डे कहाँ पर है? अफ्रीका में। कैप वर्डे कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में, सेनेगल के वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में बना हुआ है। तो सेनेगल के वेस्ट में आप देखोगे ये है, यहाँ पर बना हुआ। कौन से महासागर में बना हुआ है? तो अंटार्कटिक महासागर है, वहाँ पर ये स्थित है। ये देश कहाँ, कौन से महासागर में स्थित है? अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। सेनेगल के वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में है, और ये एक आइलैंड कंट्री है। इसकी कैपिटल पराई है। ये इसके बारे में देख लिया। अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पर है, आइलैंड कंट्री है। टोटल 10 आइलैंड है। 2 मेजर आइलैंड है। मेजर आइलैंड कौन कौन से है? एक बार्लोवाटे, एक सोलवेंटो। एक बार फिर से इसके बारे में देख लेते हैं। WHO ने अभी कैप वर्डे को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया। इसके साथ अफ्रीका की ये तीसरा देश बन गया जिसे ये स्टेटस प्राप्त हुआ है। कैप वर्डे या काबो वर्डे की बात करें, अफ्रीका का ये देश है, आइलैंड कंट्री है, और अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पर स्थित है। और ये 10 आइलैंड इसमें बने हुए। 2 मेजर आइलैंड है। 2 मेजर आइलैंड का नाम क्या है? एक तो है बार्लोवेंटो और सोलवेंटो। सेनेगल की बात करें तो सेनेगल की ये वेस्ट में बना हुआ। इसकी कैपिटल पराई है। जो कैप वर्डे, इसकी कैपिटल पराई है, और वोल्केनिक आइलैंड है ये। ठीक है, इससे पहले अफ्रीका के 2 देशों को ये स्टेटस प्राप्त हुआ है, वो मॉरिशस, अल्जीरिया है, और अभी ये तीसरा कैप वर्डे बन गया। ओवरऑल WHO ने 43 देशों को, एक टेरिटरी को मलेरिया फ्री का स्टेटस दिया है। ये पूरा आर्टिकल था मलेरिया फ्री स्टेटस के बारे में। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, हिमालयन वुल्फ को अभी IUCN की कैटेगरी में अपडेट किया गया है। क्यों न्यूज़ में है? IUCN ने पहली बार हिमालयन वुल्फ है ना, उसका असेसमेंट किया है और इसे अपनी लिस्ट में शामिल किया गया। इससे पहले हिमालयन वुल्फ को IUCN की कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया था, तो पहली बार इसे शामिल किया गया, इसीलिए ये न्यूज़ में। तो इसकी IUCN कैटेगरी क्या है? इसकी IUCN कैटेगरी है वो वल्नरेबल रखी गई है। IUCN की कैटेगरी क्या है? वल्नरेबल। इसकी प्रजाति है वो 3000 के समथिंग है, मतलब 2000 से 3500 के बीच में, तो 3000 की समथिंग मान लो इसकी प्रजाति, मतलब 3000 इसकी संख्या है। ठीक है, खतरे में क्यों है? इसको डेंजर क्या है, किस प्रकार का थ्रेट है? तो ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट होता है वो है, और इनके डॉग के साथ में इनका हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, इससे भी इसको खतरा है। कहाँ पाया जाता है ये? इंडिया है, नेपाल है, चाइना है। हाई एल्टीट्यूड पर ये पाया जाता है, ऊंचाई पर ये पाया जाता है, जहाँ पर ग्रास लैंड होते हैं ना, वहाँ पर पाए जाते हैं। और यूरोपियन प्रकार के जो ये होते हैं ना, उनसे थोड़ा ये अलग होता है। अलग किस प्रकार से होता है? यूरोपियन से ये लार्जर होता है। यूरोपियन वाले हैं उनसे ये लार्जर होता है। इसकी जो हाइट की बात करूँ तो 75 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। वेट 50 किलोग्राम इसका वेट है। और ये खाते क्या? गजल वगैरह है ना, वहाँ पे जो होते हैं ना जन, उनको खाते हैं।
तो हमने देखा हिमालयन वुल्फ आईयूसीएन कैटेगरी वनरेबल है, और हिमालयन थ्रेट क्या है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है थ्रेट, डॉग के साथ हाइब्रिडाइजेशन का थ्रेट है। इंडिया, नेपाल, चाइना पाए जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं, जहाँ ग्रासलैंड होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। यूरोपियन से किस प्रकार से भिन्न है, यूरोपियन जो वुल्फ होते हैं उनसे लार्जर है ही, इसका वेट हाइट 75 सेंटीमीटर, वेट 50 किलोग्राम है, और ये खाने में गजल खाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है संभव के बारे में। न्यूज़ में क्यों है, सिक्योर आर्मी मोबाइल वर्जन, संभव की फुल फॉर्म है सिक्योर आर्मी मोबाइल वर्जन। सिक्योर आर्मी मोबाइल वर्जन क्या फुल फॉर्म है इसकी, सिक्योर आर्मी मोबाइल वर्जन। संभव, संभव नाम से याद रखना, संभव इम्पॉसिबल है, आर्मी के लिए सब कुछ पॉसिबल है, तो संभव यानी सिक्योर आर्मी मोबाइल वर्जन है संभव। ये आर्मी द्वारा डेवलप सिक्योरिटी, एक मतलब क्या होता है, आर्मी किसी से कांटेक्ट करती है, अगर कांटेक्ट करती है तो उससे क्या होता है कि अगर उनकी बातें हैं अगर कोई सुन लेगा, एनिमी कंट्री सुन लेगी, वहाँ के पर्सन सुन लेंगी, तो इससे क्या होता है सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, उन पर अटैक वगैरह भी हो सकते हैं। तो क्या किया गया आर्मी के द्वारा, एक ऐसा पोर्टल डेवलप किया गया है जिससे क्या होता है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है, जिसको मैसेज भेजना है वही देख सकता है और कोई नहीं दे सकता है, और कोई नहीं देख पाएगा, तो इससे सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। तो सिक्योरिटी के द्वारा आर्मी फोर्सेस है उनके द्वारा सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए ये बनाया गया है। ये इंडिजीनियस है, भारत में ही डेवलप किया गया है, और इसमें 2 फेस है, अलग अलग फेस में ही बनाए गए, टारगेट रखा गया है अलग अलग अमाउंट में, मतलब पहले इतने पीस बनाने, बाद में इतने पीस बनाने, तो पूरी इंडिया में आर्मी पर्सनल को दिया जाएगा। एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, और इसमें डेटा कॉम्प्रोमाइज वो नहीं होगा क्योंकि पूरी तरह से सिक्योर है। तो ये पूरा संभव के बारे में था। संभव क्या है, एक सिक्योर आर्मी मोबाइल वर्जन है जिसे आर्मी पर्सन आपस में बातें करेंगी, इनकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, तो ये असंभव के बारे में देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के 5 वर्ष हो गए हैं इसको, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है ना, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इससे संबंधित है। क्यों है न्यूज़ में, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, इससे संबंधित एक रिपोर्ट आई है, उसके लिए ये न्यूज़ में, इस वजह से न्यूज़ में। तो देख लेते हैं, सबसे पहले नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं। इसे लॉन्च किसने किया है, इसे किसने लॉन्च किया था नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया था। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम किसने लॉन्च किया था, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम किसने लॉन्च किया था, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, क्लीन एयर, एयर से संबंधित है तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, कई बार कंफ्यूजन कर जाता है, बट यहाँ आप जो सोचोगे वो सही होगा। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था। क्यों लॉन्च किया गया था और कब लॉन्च किया था, इसे लॉन्च किया था 2019 में। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने 2019 में, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने 2019 में लॉन्च किया था, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने 2019 में लॉन्च किया था। क्यों किया था लॉन्च, टारगेट था इसका, जो हमारा पर्टिकुलर मैटर 10 होता है ना, PM10, उसको 40% 40% तक कम करना 2025-26 तक। क्यों लॉन्च किया गया था, इसे एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था कि हमारा एक टारगेट है पर्टिकुलर मैटर 10 यानी PM10 को 40% तक कम करना है। कब तक कम करना है, 2025-26 तक, 2025-26 तक पर्टिकुलर मैटर 10 को 40% कम करने के लिए एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री द्वारा 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। समझ में आ गई बात। तो पहले पर्टिकुलर मैटर 10 क्या होता है, 2.5 क्या होता है, 10 में 10 माइक्रोमीटर, उससे छोटा जो कम आकार का होता है वो पर्टिकुलर मैटर 10 कहलाता है, और 2.5 में 2.5 से भी छोटा होता है। आपके बाल की साइज से भी ये छोटे आकार के कण होते हैं, दिखते नहीं है, तो इसे PM10 और PM 2.5 कहा जाता है। इसे कम करने के लिए 40% रिड्यूस करने के लिए एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिससे अभी 5 साल हो गए हैं। ये अभी रिपोर्ट किसने रिलीज की है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम से संबंधित जो रिपोर्ट आई है ना, ये किसने रिलीज की है, ये की है रेस्पायर लिविंग साइंसेस, रेस्पायर लिविंग साइंसेस, इसके साथ में क्लाइमेट ट्रेंड्स, इन दोनों ने मिलकर ये रेस्पायर लिविंग साइंसेस और क्लाइमेट ट्रेंड्स ने मिलकर ये रिपोर्ट रिलीज की है। और रिपोर्ट में क्या कहा गया, इस रिपोर्ट में कहा गया जो हमारा टारगेट था ना 2025-26 तक का 40% जो PM 2.5 को रिड्यूस करना है, वो टारगेट तो करना है, पूरा करना इम्पॉसिबल लग रहा है, बिकॉज जो टारगेट हमें उससे कोसों दूर है, हमारे लक्षण ही नहीं लग रहे हैं। मतलब ये तो ऐसे टर्मिनोलॉजी हो जाएगी, बट हमने ऐसे कुछ काम ही नहीं किया कि इससे हमारे टारगेट है वो अचीव हो सके। तो जो हमारा 40% का टारगेट है वो पूरा हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, ऐसा कहा गया, कांट अचीव्ड, टारगेट हम अचीव नहीं कर पाएंगे।
ओनली 7 सिटी है ना, जितनी सिटियों को टारगेट दिया गया उसमें केवल 7 सिटी है वो केवल टारगेट के अचीव मतलब टारगेट को अचीव करने के आसपास है। बाकी तो आसपास भी नहीं है, केवल 7 सिटी है वो अचीव करने के आसपास है। बाकी सारी सिटी है वो तो खराब प्रदर्शन कर रही है। 22 सिटी है उनमें तो PM2 पॉइंट है ना वो बढ़ गया है, PM2.5 और PM10 है वो बढ़ गया है। टारगेट था हमारा कम करने का, बट ये टारगेट है वो जो कम करना उसकी जगह PM2 है ना वो PM2.5 वो PM10 है वो बढ़ गया, उसका लेवल बढ़ गया है। कुछ सिटी तो वर्स्ट है, हरियाणा तो सॉरी वाराणसी है ना, यूपी में एक वाराणसी है, वाराणसी सिटी मोदी जी यहाँ की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसने थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट किया है, बाकी सब तो बहुत ही डाउन में है। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल था नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम से संबंधित। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को वेस्ट सीवेज को वाटर को ट्रीट करने के लिए पावर आ गई है। क्या है न्यूज़ में क्यों है? नेशनल क्लीन गंगा मिशन के पास में वेस्ट सीवेज वाटर होता है उसे ट्रीट करने के लिए पावर दी गई है। नेशनल क्लीन गंगा मिशन को वेस्ट जो वाटर होता है उसे ट्रीट करने के लिए पावर दी गई है, इससे संबंधित ये आर्टिकल है। तो नेशनल जो क्लीन गंगा मिशन है उसे भी पावर दी गई है, वो इस प्रकार की डिसीजन ले सकती है। तो सबसे पहले न्यू नोटिफिकेशन क्या आया है, क्या पावर दी गई, क्या नोटिफिकेशन है? तो सबसे पहले क्या होता था, जो सीवेज वाटर है ठीक है ना उसे ट्रीटमेंट कर लिया जाता है। करने के बाद उसका या तो आप रीयूज़ कर सकते हो, जैसे कि एग्रीकल्चर में है या इंडस्ट्रीज़ में रीयूज़ कर सकते हो, बट उसको नहर है, रिवर्स है, जो कैनाल्स वगैरह होती हैं उसमें छोड़ा नहीं जा सकता था। बट अभी इसने कहा है नेशनल क्लीन गंगा मिशन ने कि अभी जो ये रीयूज मतलब जो ट्रीट वाटर है ना, सीवेज का ट्रीट वाटर जिसको ट्रीटमेंट कर लिया गया मतलब ठीक कर लिया गया है, अब दूषित नहीं है, उसको वापस अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है रीयूज़ करने का तो वापस आप उसे नहर यानी कैनाल और उसमें रिवर में छोड़ सकते हो। क्या है, नेशनल क्लीन गंगा मिशन को अभी टारगेट मतलब इसके पास में न्यू पावर दी गई है कि आप है ना इस प्रकार के डिसीजन ले सकते हो। तो इन्होंने क्या किया है, जो ट्रीट वाटर होता है सीवेज का ट्रीट वाटर होता है, गंदा जो वाटर होता है उसको ट्रीटमेंट करके ठीक कर लिया जाता है। तो ठीक करने के बाद में क्लीन गंगा मिशन ने कहा है कि अगर इस प्रकार के वाटर को आपके पास में रीयूज़, पहले तो रीयूज़ करना पड़ता था, बट अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप रीयूज़ नहीं कर पाते हो, तो हम आपको ऑप्शन देते हैं कि आपसे अगर ऑप्शन नहीं है तो आप इसको नहर या फिर रिवर में इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो इस प्रकार की बात की। तो नेशनल क्लीन गंगा मिशन के बारे में एक बार देख लेते हैं। नेशनल क्लीन गंगा मिशन की बात करें तो इसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860 का, उसके तहत एज ए सोसाइटी रजिस्टर किया गया था। जो नेशनल क्लीन गंगा मिशन है ना, इसे सोसाइटी रजिस्टर मतलब किसी भी आपको कोई फर्म बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, उसे एक्ट के तहत पंजीकृत, या तो आप कंपनी की तरफ पंजीकृत कर लो, ठीक है, बैंक की रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत बैंक में रजिस्टर कर लो, NGO को कर लो, या फिर एक सोसाइटी की तरह रजिस्टर कर लो, ऐसे आपको प्रोविजन दिए हुए होते हैं। तो ये जो क्लीन गंगा मिशन है इसे रजिस्टर किया गया है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम है 1960, इसके तहत पंजीकृत किया गया एज ए सोसाइटी की तरह। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी होगी? नोडल मिनिस्ट्री इसके लिए है वो है जल शक्ति मिनिस्ट्री। जल शक्ति मिनिस्ट्री है वो इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री। एम क्या है इसका? जल की जो गुणवत्ता होती है, वाटर की क्वालिटी होती है, पर्यावरण रूप से सतत विकास को बढ़ावा देना, गंगा की जो प्रवृत्ति है न्यूनतम है उसको बनाए रहना, गंगा की साफ सफाई पर ध्यान देना, ये सब इसके लिए एम है, मतलब इन सब चीज़ों का ध्यान रखना इसका एम उद्देश्य है। ठीक है, परिवर्तन क्या करता है ये, मतलब ये क्या काम करती है, किसको लागू करने का काम करती है, या इन्फोर्समेंट क्या करती है, इन्फोर्समेंट क्या करती है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हम बात कर रहे हैं कि ये क्या काम करेगी, इसका टारगेट क्या है, किस चीज़ को अचीवमेंट करने के लिए या किस चीज़ को लागू करने के लिए इसे बनाया गया था, ये इस चीज़ को देख रहे हैं। तो एक हमारा जो एक्ट है पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट बनाया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का है। इसके प्रावधानों के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत एक संस्था बनाई गई थी, राष्ट्रीय गंगा नदी के पुनरुद्धार संरक्षण और प्रबंधन परिषद, जिसे राष्ट्रीय गंगा परिषद भी कहा जाता है। कौन सी परिषद है? रिजुनोवेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा नेशनल गंगा काउंसिल भी इसे कहा जाता है। तो इस काउंसिल के जो प्रोविजन है उसे लागू करने का काम राष्ट्रीय गंगा मिशन है वो काम करेगा, मतलब ये जो प्रोविजन है इसको लागू करने का काम ये करेगी। अब इसके विजन की बात की, इसका विजन क्या है? अविरल धारा और निर्मल धारा, अविरल यानी निरंतर रूप से गंगा जो है वो निरंतर रूप से बहती रहे, अविरल धारा, निर्मल धारा यानी अप्रदूषित रूप से, यानी इसका प्रदूषण न हो, इन दो चीज़ों पे फोकस। अविरल धारा और निर्मल धारा, निरंतर रूप से और अप्रदूषित रूप से गंगा है वो बहती रहे, ये इसका टारगेट है। ये भी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 तक
इसे लागू किया गया है। और इसे कब बनाया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें तो इसे 1986 में बनाया गया था, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना 1986 में, भोपाल ट्रेजेडी हुई थी, उसके बाद में इसे एक्ट को लाया गया था, एक्ट किया ताकि जो भी इस प्रकार के प्रदूषण है उसे रोका जा सके। तो ये था। अब एक बार क्वेश्चन को देख लो। आज की है कार्बो वार्डे से संबंधित है, ट्रू और फॉल्स में। कार्बो वार्डे, इसकी लोकेशन इंडियन ओशियन में है, इसका आपको जवाब देना है। फिर कालावरम टेम्पल से संबंधित है। फिर नेक्स्ट हमारा हिमालयन वॉल्फ से। तो ये दोनों पढ़े हैं, इसका आंसर हम कल देख लेंगे, आप इसको देख लेना एक बार। और कल के देख लेते हैं इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 11 के बारे में। ये जो लाइन दी गई है, क्या ये सही है गलत है? तो ये कॉमन लैंग्वेज है, प्रोफेशनल यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन के लिए, तो हाँ ये ट्रू है, पहला ट्रू है। दूसरा है बेलगोरोड रीजन है वो वेस्टर्न ईरान में नहीं, वेस्टर्न ईरान में नहीं है, ये रसिया में है, तो फॉल्स है। फिर अटल सेतु से संबंधित ओरिजिन रे सेवरी से, तो ये अटल जो भी इसके बारे में दे रखा है ये स्टेटमेंट सही है, हमने कल इसके बारे में देखा था। तो ये तीनों, पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तीसरा ट्रू है, ठीक है। फिर एक क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इसमें से क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिकॉग्नाइज्ड एज क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया ना? तो बंगाली, ओडिशा, गुजराती, संताली। सबसे पहले देखो न्यूज़ में क्यों था, न्यूज़ में भी बंगाली की जो मुख्यमंत्री जी है ना, वो मांग कर रही है ममता बनर्जी कि बंगाली को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाना चाहिए, और अभी दर्जा दिया मतलब बंगाली से ऑप्शन है नहीं। तो एक बार क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में देख लेते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, किस किस कौन कौन सी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जा सकता है, इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सी आपके पास में क्राइटेरिया होनी चाहिए, उससे फुलफिल करने के बाद में ये लैंग्वेज का दर्जा मिलता है। तो सबसे पहले पुरानी होनी चाहिए, 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए। वैल्यूबल, इसका हेरिटेज होना चाहिए। ओरिजिनल ट्रेडिशन होनी चाहिए। वैल्यूबल मतलब उसकी बहुत ही विरासत होती है, वो वैल्यूबल होनी चाहिए, और ओरिजिनल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत सारी लैंग्वेज से मिलकर बनी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मॉडर्न फॉर्म में वो पुराने फॉर्म से जुड़ा हुआ होना चाहिए, जो इसका मॉडर्न फॉर्म है तो पुराने फॉर्म से जुड़ा हुआ होना चाहिए, अलग पूरा नहीं हो, पहले क्या बोलते थे संस्कृत बोलते अब हिंदी बोलने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अब ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करो तो आपको कल्चरल मिनिस्ट्री है वो इस प्रकार का दर्जा दे देती है कि आप क्लासिकल लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज है वो क्लासिकल लैंग्वेज है। कब से स्टार्ट किया गया था? 2014 से, 2004 से, 2004 से इसे स्टार्ट किया गया था। कल्चरल मिनिस्ट्री द्वारा ये दर्जा दिया जाता है, और कल्चरल मिनिस्ट्री ने इसे स्टार्ट किया था। अभी तक 6 भाषाओं को, 6 लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। कौन कौन सी है कि 6 लैंग्वेज? सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था वो थी तमिल, सबसे पहली तमिल लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। उसके बाद में संस्कृत, फिर कन्नाडा, फिर तेलुगु, फिर मलयालम, फिर ओडिशा। तो ज़्यादातर देखो साउथ की है, तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, ये साउथ की 4 लैंग्वेज होगी। फिर संस्कृत और ओडिशा, इन 6 लैंग्वेज को तमिल, तेलुगु, कन्नाडा, तमिल, तेलुगु, कन्नाडा, तमिल, तेलुगु, कन्नाडा, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नाडा, मलयालम, 4 लैंग्वेज वहाँ की है। संस्कृत, ओडिशा, ओडिसी, ओडिया बोल दो, ओडिसी बोल, जो भी ओडिशा की लैंग्वेज है ओडिया। वो तमिल, तेलुगु, कन्नाडा, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नाडा, मलयालम 4 लैंग्वेज हो जाएगी। 5वीं संस्कृत, और ये 6 लैंग्वेज को ये दर्जा दिया गया। और ये 8वीं सूची में भी 6 लैंग्वेज शामिल है, जो हमारी शेड्यूल 8 है उसमें भी शामिल है। और अभी बात चल रही है कि अगर बंगाली को भी बन जाएगी तो 7 लैंग्वेज हो जाएगी, हिंदी नहीं है इसमें शामिल। और अगर बेनिफिट क्या है, अगर क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलता है तो क्या बेनिफिट है? तो आपको पहले तो 2 एनुअल अवार्ड मिलते हैं, अलग से 2 एनुअल अवार्ड मिलते हैं। साथ ही साथ में सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस बनती है, वहाँ पे सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस बनती है। जो यूनिवर्सिटी है ना वहाँ पे अलग से प्रोफेशनल चेयर बैठते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या है? बंगाली नहीं है, गुजराती नहीं है, संताली नहीं है, तो ओडिशा, ओडिया यानी केवल 2 सी है इसमें सही है, ठीक है, ओनली सी सही है। फिर कल के लिए क्वेश्चन है मलेरिया से संबंधित है, इन दोनों स्टेटमेंट पे फोकस करके देख लेना क्या सही है। फिर ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट से संबंधित है, इसको भी देख लेना कौन रिलीज करता है, ठीक है। फिर आदित्य L1 के बारे में, तो आदित्य L1 इज द फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन टू स्टडी सन, तो इंडिया का पहला मिशन है जो सन की स्टडी करेगा। जी हाँ, पहली स्टेटमेंट सही है, इंडिया का पहला मिशन। इट इज लोकेटेड आउटसाइड ऑफ अर्थ एस्ट्रोनॉट, जी हाँ ये आउटसाइड ऑफ अर्थ का बाहर है, तो दूसरी स्टेटमेंट सही। इट इज द ओनली स्पेस मिशन प्लेस्ड एट, नहीं पहला नहीं, केवल भारत का पहला, मतलब भारत का पहला है बट वर्ल्ड का पहला नहीं, इसके अलावा भी वर्ल्ड के बहुत सारे हैं। तो इसमें पहले और दूसरी स्टेटमेंट सही है, बी सही है, ओनली 2 स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट में वो इनकरेक्ट है, बिकॉज कि आदित्य L1 इज नॉट ओनली स्पेस मिशन जो L1 पे फोकस करेगा। पहले भी कई फ्यू मिशन है, जैसे लीजा है, ठीक है, सोलर है, एसोसो है, और भी कई स्पेस मिशन थे जो इससे संबंधित थे। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर